हेलो डियर स्टूडेंट्स। जारेडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं कुलदीप चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को विज्ञान पढ़ाऊंगा। विज्ञान का रेलवे की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान है, वो आप सभी जानते हैं। चूंकि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते भी होंगे कि विज्ञान कितनी जरूरी है। विशेषकर कला संकाय वाले बच्चों के लिए तो विज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि वो विज्ञान के बारे में अब तक 10वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं। उसके बाद विज्ञान उन्होंने शायद ही पढ़ी होगी। और अब चूंकि आपको रेलवे में विज्ञान पढ़नी पड़ रही है, तो आप समझते होंगे कि विज्ञान का इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है। तो कक्षा में देरी नहीं करते हुए मैं आपके लिए विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विषाणु के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। विषाणु से संबंधित आपसे विज्ञान में प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से विषाणु से संबंधित रोग है या रोग नहीं है। विषाणु क्या जीवाणु से संबंधित रोग भी पूछ लिया जाता है, प्रोटोजोआ से संबंधित रोग भी पूछ लिया जाता है। तो हम सबसे पहले आज विषाणु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सब दैनिक जीवन में अपेक्षा करता हूं आप सभी से कि अखबार तो पढ़ते ही होंगे, और उसमें एक बीमारी आजकल चर्चा में चल रही है, निपाह वायरस, निपाह विषाणु। केरला में भी एक बीमारी अभी चर्चा में आई थी, मंकी वायरस से जो फैल रही थी, एक जूनोटिक डिजीज थी। तो इसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आगे करेंगे। तो बच्चों, विषाणु है क्या? आपका टॉपिक है विषाणु। विषाणु विषाणु अंग्रेजी में बोले तो वायरस। विषाणु आखिर है क्या? तो विषाणु के बारे में मैं एक लाइन में अगर कुछ कहना चाहूं तो विषाणु एक सजीव व निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, के बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी है। अब वो कैसे? भाई सजीव भी है और निर्जीव भी है, सजीव भी है और निर्जीव भी है। वो कैसे? आप कैसे पहचानोगे कि विषाणु सजीव है और कैसे पहचानोगे विषाणु निर्जीव है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सजीव कौन है। तो आप सोच के देखो एक बार, सजीव कौन है? कौन होते हैं सजीव? तो सजीव 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 वे है जिनमें जीवन है। सजीव वे है जिनमें जीवन है। अच्छा, तो फिर जीवन क्या है? जीवन क्या है? सबसे पहले सजीव के बारे में देखते हैं। सजीव क्या है? तो सजीव वो है जिसमें निम्न लक्षण है, जिसमें निम्न लक्षण है। तो कोई भी जीव सजीव है, तो इसके बारे में आपको जानना है, तो आपको ये लक्षण पता होने चाहिए। पहला लक्षण कि सजीव वो है जिसकी एक कोशिकीय संरचना है। कोशिकीय संरचना, सेल स्ट्रक्चर, जिसकी कोशिकीय संरचना है, जिसमें सेल स्ट्रक्चर है, यानी उसका शरीर कोशिकाओं से बना है। किससे बना है? कोशिकाओं से। दूसरा, सजीव वो है जिसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती है। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती है, जिसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती है। तीसरा, सजीव वो है जिसमें प्रजनन पाया जाता है, जिसमें प्रजनन पाया जाता है। और चौथा, सजीव वो है जिसमें अनुकूलन पाया जाता है। अनुकूलन पाया जाता है।
अनुकूलन मतलब एडप्टेशन। अनुकूलन मतलब एडप्टेशन। तो इन चार लक्षणों को देखते हुए आप किसी भी जीव को सजीव कह सकते हो, जिसमें निश्चित कोशिकीय संरचना, निश्चित कोशिकीय संरचना, यानी किसी जीव का शरीर यदि कोशिकाओं से बना है तो वो क्या है? सजीव। दूसरा लक्षण, सजीव वो जिसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? अच्छा, तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? देखिए, सोचो, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैव रासायनिक अभिक्रिया, देखो शब्द में पकड़ो, अभिक्रियाएं जो रासायनिक है और किस में है? जीवों में। तो जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किसी भी जीव में दो तरीके की हो सकती है। एक तो वे जिसमें पदार्थ टूटे, यानी टूटना। एक वे जिसमें पदार्थ निर्मित हो, जिसमें पदार्थ निर्मित हो। एक तो वे जिसमें पदार्थ टूटे और एक वे जिनमें पदार्थ निर्मित हो। अगर किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ निर्मित हो रहा है तो उसका एक हम उदाहरण देखें, आप खूब जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन निर्माण करते हैं। वो भोजन होता है जैव अणुओं के रूप में। तो वे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ निर्मित हो और वे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ टूटे, इसका उदाहरण आप देखना चाहे तो खूब जानते हो, श्वसन। क्या? श्वसन। वे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ निर्मित हो रहा है उसमें ऊर्जा काम आती है, ऊर्जा काम आती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। और किसी पदार्थ को तोड़ने में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं समझ गए, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का कुल योग ही क्या है? जीवन है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का कुल योग ही क्या है? जीवन है। तो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज द टोटल सम ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द सेल। कोशिका के अंदर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का कुल योग क्या है? जीवन। क्या है? जीवन। तो आप विज्ञान के विद्यार्थी हो, विज्ञान के विद्यार्थी हो तो जीवन को आप विज्ञान की भाषा में पढ़े कि जीवों की कोशिका में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का कुल योग क्या है? जीवन है। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, कहां थे? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं समझ गए। तीसरी बात, प्रजनन। क्या? प्रजनन। प्रजनन क्या चीज है? प्रजनन क्या? कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। इन नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? प्रजनन। क्या है? प्रजनन। अगली बात, अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? जीवों द्वारा परिस्थिति के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना क्या है? अनुकूलन है। अनुकूलन दोनों प्रकार का हो सकता है, एक तो शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो कम समय के लिए हो, जैसे आप थोड़ी देर के लिए धूप में बाहर जाते हो, आपकी त्वचा थोड़ी गहरी गहरी हो जाती है, लाल कलर की हो जाती है, वो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है। वापस अंदर आते हो, आपकी त्वचा वापस सामान्य हो जाती है, ये क्या है? शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। आप देखते होंगे कि कर्क रेखीय क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्राप्त होता है, वहां के लोगों का कलर कृष्ण वर्ण है। कैसा वर्ण है? कृष्ण, काला नहीं, कृष्ण वर्ण। तो कृष्ण वर्ण है। और जैसे जैसे कर्क रेखा से दूर की ओर जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, तो वहां के लोगों का कलर
कैसा है? श्वेत वर्ण है। कैसा वर्ण है? श्वेत वर्ण है। तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, लंबे समय के लिए होने वाला अनुकूलन। और शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, कम समय के लिए होने वाला अनुकूलन। अच्छा, तो हम कहां थे? विषाणु पर। तो विषाणु पर सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है विषाणु। तो कैसे है? चूंकि विषाणु में कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है, सेल स्ट्रक्चर नहीं होती। दूसरी बात, विषाणु में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती। क्या? कोशिकीय संरचना नहीं होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि विषाणु सजीव नहीं है। क्या है? निर्जीव नहीं, निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। लेकिन विषाणु में एक गुण है जिसकी वजह से विषाणु सजीव में आ सकता है। क्या गुण है? देखिए, आप सोच के देखो। विषाणु में प्रजनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रजनन। विषाणु में क्या पाया जाता है? प्रजनन पाया जाता है। ये अपनी संख्या को लगातार बढ़ा सकता है। ये अपनी संख्या को लगातार बढ़ा सकता है। ये किसी भी जीव की कोशिका में प्रवेश कर उसे क्या करता है? हाईजैक करता है और उसकी मशीनरी का प्रयोग कर अपनी संख्या को लगातार बढ़ाता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि विषाणु सजीव है। अगर आप सजीव कहते हो तो फिर आपका विरोध किया जाएगा कि विषाणु तो निर्जीव है। क्यों है? क्योंकि विषाणु की कोई कोशिकीय संरचना नहीं है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं। अच्छा, थोड़ा सा इसके प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विषाणु के प्रकार, विषाणु के प्रकार, प्रकार के हिसाब से विषाणुओं को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? पहला प्रकार, पहला प्रकार विषाणु को हम आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर बांट सकते हैं। किसके आधार पर? आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर। दूसरा, विषाणु को हम संक्रमण के आधार पर बांट सकते हैं। किसके आधार पर? संक्रमण के आधार पर। पहला आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर, दूसरा संक्रमण के आधार पर। अच्छा, आनुवांशिक पदार्थ और संक्रमण बाद की बात है। पहले आप एक बार ये देखते हैं, इसका ओवरव्यू लेते हैं कि विषाणु है तो विषाणु है कैसा, दिखता कैसा है विषाणु। तो विषाणु, आप दो बातें ध्यान रखिए। पहले कि अगर कोई भी जीव सजीव है, ध्यान से सुनना, कोई भी जीव सजीव है तो उस सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित तमाम संरचनाएं किसकी बनी है? प्रोटीन की। किसकी बनी है? प्रोटीन की। दूसरी बात, अगर कोई जीव सजीव है और उसके अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न करने वाला होता है एंजाइम। कौन होता है? एंजाइम। तो कोई भी जीव सजीव है, उसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कौन कर रहा है? एंजाइम। और वो एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो दो बात कौन कौन सी? शरीर की तमाम संरचनाएं किससे बनी है? प्रोटीन की। दूसरी, सारे एंजाइम किससे बने हुए हैं? प्रोटीन के। एक बार विषाणु की संरचना का ओवरव्यू लेते हैं। तो विषाणु को हम थोड़ा सजीव की गिनती में रख रहे हैं, तो इसकी संरचना किसकी बनी होगी? प्रोटीन की। तो इसमें एक प्रोटीन का क्या होता है? खोल होता है। एक प्रोटीन का खोल होता है। ये प्रोटीन का खोल होता है। इस खोल के बाद इसमें एक पूंछ जैसी संरचना होती है। क्या होती है? पूंछ जैसी संरचना। इस प्रोटीन के खोल को एक नाम दे देते अपन, प्रोटीन कैस्पिड। प्रोटीन कैस्पिड। प्रोटीन कैस्पिड।
इस विषाणु के केंद्र में ये क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए हो सकता है, क्या हो सकता है? या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो डीएनए या आरएनए। तो विषाणु का ओवरव्यू ले तो ये दो चीजें तो पता होनी चाहिए कि विषाणु का खोल कैसा होता है, प्रोटीन कैस्पिड का। क्या होता है? प्रोटीन कैस्पिड। और इसके केंद्र में क्या होता है? या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। डीएनए आरएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। गलत बात। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। कैसे? अगली बात, कभी कभी आपको विषाणु की संरचना ऐसे भी मिल सकती है, और वो आपको खूब मिल रही होगी। एक बात वर्तमान में आप खूब देख रहे होंगे, कोरोना वायरस ऐसी गोलाकार। इस गोलाकार विषाणु की संरचना में इसके सेंटर में ये क्या है? आनुवंशिक पदार्थ, जो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इसके ऊपर कुछ कुछ ऐसे घुंडीनुमा संरचनाएं निकली होती है। इसे बोलते हैं हम स्पाइक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? स्पाइक प्रोटीन। ये खोल है, क्या है? प्रोटीन कैस्पिड। क्या है? प्रोटीन कैस्पिड। वही ओवरव्यू लो, केंद्र में डीएनए या आरएनए। दूसरा, ये स्पाइक्स की संरचना, स्पाइक प्रोटीन, ये क्या है? प्रोटीन कैस्पिड। वापस आ जाओ। तो विषाणु के केंद्र में या तो डीएनए या आरएनए। इस आधार पर हम विषाणु को दो प्रकार से बांटते हैं। दो प्रकार से कैसे? पहला प्रकार ये, दूसरा प्रकार वह विषाणु जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, और वह विषाणु जिसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। अगर किसी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है तो वो कहलाता है डीएनए वायरस। अगर किसी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है उसे बोलते हैं आरएनए वायरस। इसका एक और नाम आपको मिलेगा, बहुत प्रचलन में, रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस कौन है? जिसमें आनुवंशिक पदार्थ कौन है? आरएनए। अब एक बात सुनिए, आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा तो आरएनए वायरस है और कौन सा डीएनए वायरस है? कैसे पहचानोगे? तो इसको पहचानने का एक सीधा तरीका है। आप एक बात ध्यान रखिए मेरी, कि लगभग लगभग सभी वायरस क्या है? आरएनए वायरस। लगभग लगभग सभी वायरस क्या है? आरएनए वायरस। और उनमें से दो वायरस ऐसे हैं जो डीएनए वायरस है। डीएनए वायरस कहने का तात्पर्य क्या है? जिसमें आनुवंशिक पदार्थ कौन है? डीएनए है। तो आप ये ध्यान रख लो कि जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, यानी डीएनए वायरस है, तो डीएनए वायरस का ध्यान रख लो। उसके अलावा जो भी बचे सब आरएनए वायरस। तो डीएनए वायरस कौन कौन है? तो दो ही नाम ध्यान रखने। पहला नाम हिपेटाइटिस, दूसरा पॉक्स। पॉक्स का मतलब चेचक। अब चेचक भी दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें दोनों ही पॉक्स आएंगे, छोटा छोटा चेचक, बड़ा चेचक, छोटी माता बड़ी माता। हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस में भी कौन सा? बी। तो हिपेटाइटिस बी और पॉक्स वायरस कैसे वायरस है? डीएनए वायरस। उसके अलावा जो भी वायरस मिले आप आंख बंद करके कर दीजिएगा, कौन सा वायरस? रेट्रो वायरस। ठीक है।
संक्रमण के आधार पर विषाणु कई प्रकार के हो सकते हैं। हम मुख्यतया 4 विषाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन से? 4। 1 2 3 4। पहला कौन सा? वे विषाणु जो पादपों को संक्रमित करे। किसको? पादपों को। वे विषाणु जो पादपों को संक्रमित करे वह विषाणु कहलाता है क्या? पादप विषाणु। कौन सा विषाणु? पादप विषाणु या प्लांट वायरस। वह विषाणु जो जंतुओं को संक्रमित करे, तो वो कौन सा विषाणु? जंतु विषाणु। वह विषाणु जो फंजाई को संक्रमित करे, फंजाई में भाई कवक वर्ग आता है, फंजाई को संक्रमित करे। किसको संक्रमित करे? फंजाई को। उसे बोलते हैं माइकोफेज। और वह विषाणु जो बैक्टीरिया को संक्रमित करे उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसको संक्रमित करे? बैक्टीरिया या जीवाणु को। तो इस आधार पर विषाणु कितने? 4। पादप विषाणु, जंतु विषाणु, माइकोफेज और बैक्टीरियोफेज। ठीक है। अब जो मेन मुद्दे की बात थी वो तो हमने की नहीं कि विषाणु से संक्रमित रोग, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि विषाणु से संक्रमित रोग कौन कौन से हैं। तो विषाणु से संक्रमित रोग सुन, या विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से? तो एक ट्रिक में बांधने का प्रयास किया है कि रूबी, कौन? रूबी अपनी सास व मां के साथ पीली साड़ी पहनकर अपने चाचा को अपने चाचा को पोलियो की दवा पिलाती है। पोलियो की दवा, भाई पोलियो की दवा बच्चों को पिलाई जाती है, पर यहां किसको पिला रहे? चाचा को। अगली लाइन सुनो। जापान में लोग मसल्स बनाने के लिए पक्षी का मांस खाते हैं। पक्षी का मांस खाते हैं। चौथा, तीसरा लिखो। एड्स व हिपेटाइटिस रब से डरते। इसमें है सारे विषाणु जनित रोग। तो देखो पहचानते हैं। पहला रोग सास, इसको ऐसे लिखो। मां को आजकल लोग आधुनिक हो गए, मम्मी बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए?
मम्मी। फिर पीली साड़ी पहनकर पोलियो की दवा पिलाती। 1 2 3 4 5 और 6। जापान 7 लोग मसल्स 8। पक्षी, पक्षी मतलब जो उड़ते हैं, तो सारे फ्लू से संबंधित रोग, इसमें 3 रोग पड़ेंगे, 9 10 11। मास एड्स 12। हिपेटाइटिस 13। रब 14। डरते 15। तो देखो रूबी, रूबी मतलब रूबेला, कौन सा रोग? रूबेला। सास मतलब सार्स। मम्मी मतलब मम्प्स। पीली मतलब पीलिया। अगला चाचा मतलब चेचक। पोलियो, पोलियो तो पोलियो है ही। जापान, तो एक बीमारी है जापान एनसेफेलाइटिस। मसल्स मीजल्स। 3 इसमें फ्लू, फ्लू से संबंधित रोग। देखो पहला स्वाइन फ्लू, कौन सा? स्वाइन फ्लू। दूसरा बर्ड फ्लू और तीसरा आई फ्लू, आई फ्लू। और एक और ध्यान रखो तो इन्फ्लुएंजा। आगे देखो एड्स, एड्स से तो आप एड्स समझते ही हो, हिपेटाइटिस है ही। रब से मतलब रेबीज, कौन सा रोग? रेबीज। डरते से मतलब डेंगू। ये सारे रोग कौन से? विषाणु जनित रोग है। कौन से है? विषाणु जनित रोग है। तो आप वर्गीकरण कर सकते हो, आप पहचान सकते हो प्रश्न को देखकर कि कौन से विषाणु जनित रोग है और कौन से, अगर और चीजें आप पढ़ोगे, जीवाणु प्रोटोजोआ पढ़ोगे, तो उनसे संबंधित रोग है। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। हाँ, इसमें ये ध्यान रख लेना, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो SBI से। एस मतलब स्वाइन फ्लू, बी मतलब बर्ड फ्लू, आई मतलब आई फ्लू या इन्फ्लुएंजा, आई फ्लू या। हाँ, इसके बारे में आगे अगली क्लास में हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी बीमारी का कौन सा वायरस है और कौन सी लक्षण है, उसके कौन से लक्षण है। आज की क्लास को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब दोनों जरूरी।